ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आनंद सन्याल का अंतिम संस्कार। सूरज के पहली किरण निकलने के साथ साथ लक्ष्य और अनिका दोनों ही सन्याल पार्टी हाउस से बहुत दूर जा चुके थे। जहां अनिका रोहित के साथ मारवा हाउस चली गई थी, वहीं लक्ष्य बिना किसी देरी के अपने भाई आनंद के शव को लेकर उसके दाह संस्कार की विधि पूरी करने के लिए चला गया था। यह कार्य उसे बेहद ही खुफिया तरीके से पूरा करना था। इसका एक बड़ा कारण था कि वह लोगों को अथवा मीडिया को इस बात का जवाब नहीं दे सकता था कि ठीक समय पर उसने आनंद के शरीर को कैसे प्राप्त कर लिया और बाकी लोगों को उसे बचाने की या बाहर निकालने की कोशिश क्यों नहीं की। इसकी सूचना उसने पुलिस को या अन्य लोगों को क्यों नहीं दी। वह कौन लोग थे जिन्होंने इस हादसे को अंजाम दिया। दूसरा, आनंद के शरीर के नीले हो जाने का सही कारण भी किसी को नहीं बताया जा सकता था। इसके अलावा भी आनंद का शव अनेक प्रकार से ऐसे सवालों को खड़ा करने वाला था जिसके जवाब नहीं दिए जा सकते थे। इसलिए बिना किसी मदद के वह इस काम को अति शीघ्र पूरा कर देना था और चुपचाप अपने बंगलों पर पहुंच जाता है। अब रह रहकर उसकी आंखों के सामने वह दृश्य घूम रहा था जब उसके हिस्से की मौत उसके भाई ने अपना अधिकार कर लिया था। आनंद के रूप में उसने अपने भाई को नहीं बल्कि अपने पिता जैसे व्यक्ति को खोया था। उसके अपने पिता के शहीद होने के बाद आनंद ने कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ा था। बेशक लक्ष्य एक मजबूत हृदय का सैद्धांतिक व्यक्ति था, उसके बाद भी वह हृदय और भावनाओं से हीन नहीं था। आनंद के साथ बिताया हुआ हर खूबसूरत वक्त उसे रह रहकर परेशान कर रहा था। इससे भी अधिक कष्ट की स्थिति यह थी कि जिस भाई ने उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी, आज वह अपने उसी प्रिय भाई के शव को घर के अतिरिक्त अल्प समय के लिए भी नहीं रख सकता था। यहाँ तक कि वह इस शोक समाचार को स्वयं किसी भी परिवारजन अथवा प्रियजनों से साझा नहीं कर सकता था। आनंद ने कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा वक्त आएगा जब वह अपनी ही आंखों के सामने अपने भाई को नहीं बचा पाएगा। बीती रात अचानक से उसके लिए बड़ी मुसीबत बनकर आई थी और सब कुछ तहस नहस करके बीत गई। इस रात ने उसे कुछ सोचने समझने अथवा करने का भी मौका नहीं दिया था। यहाँ तक कि शोक के वक्त पर शोक मनाने का अवसर उसे नहीं मिला था। इस शोक को मनाने के लिए भी उसे सन्याल पार्टी हाउस के एक विस्फोट के साथ जमीन में बैठ जाने की दुर्घटना की खबर का इंतजार करना था। पूरा पार्टी हाउस जमीन में धंसने के साथ साथ धुआं धोकर जल रहा था और इसी में जल जाने वाले थे उन सभी लोगों के शव जो उस समय पार्टी हाउस के अंदर मौजूद थे। यह आग इतनी भयंकर थी कि उसमें से किसी के शरीर की हड्डियां का मिलना भी लगभग नामुमकिन ही था। लक्ष्य को अपने भाई की मृत्यु के साथ साथ उन सभी वफादार लोगों के लिए भी अफसोस था जिन्होंने उसके भाई को अपनी अच्छी से माय दी थी और सदैव उनके विश्वास पात्र रहे। किंतु अंतिम वक्त पर वह रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार तक प्राप्त न कर सके। लक्ष्य देश का एक ऐसा सिपाही था जो लोगों के बीच आम जन की तरह रह रहा था, लेकिन वास्तव में वह एक मिशन पर था। आज उसका बड़ा भाई इसी मिशन के बलि चढ़ गया था। बड़ी से बड़ी दुर्घटना, बड़े से बड़ा हृदय विदारक कांड उसे अपने मिशन से नहीं भटका सकता था। इसीलिए घर वापस आने के बाद सबसे पहले वह इस घटना की खबर अपने सीनियर तक पहुंचा देता है। साथ ही उन्हें तैयार रहने के लिए भी कहता है। यह घटना यहीं रुक जाने वाली नहीं थी अथवा किसी और बड़े तूफान की शुरुआत थी। इस विषय पर पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, इसलिए वह इस मामले को आर्मी के द्वारा अपने हाथ में लिए जाने की सिफारिश कर देता है ताकि वह और कई प्रकार की समस्याओं और सवालों से बच सके। अपने ऑफिसर को पूर्व सूचना देने के अतिरिक्त अब लक्ष्य के लिए यह भी सोचने का विषय था कि किस तरह से इस केस को ऐसी दिशा देगा
जिससे कि वह आदमी के अंदर चला जाए। साथ में इस दुर्घटना का आम जन के बीच में आना भी ठीक नहीं होने वाला था। इस बात को रहस्य बनाए रखने के लिए यही बेहतर था कि उसका अपना डिपार्टमेंट में इसे अपने अंडर में ले ले और फिर अपने तरीके से रिपोर्ट कर तैयार कर सके। इन सभी तथ्यों के साथ साथ एक पल के लिए भी लक्ष्य यह नहीं भूला था कि उसे अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अनिका से मिलकर सारी बातों को स्पष्ट करना होगा। यदि सभी तथ्यों पर नहीं तो कम से कम जितनी आवश्यक थी उतने विषयों पर तो बात करना बनता ही था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके भाई ने अंतिम सांसें लेने से पहले अनिका को जो कुछ भी दिया था उससे अनिका के कई छोटे बड़े सवाल सुलझने वाले थे, लेकिन साथ ही कुछ नए सवाल खड़े भी होने वाले थे जिनके जवाब लक्ष्य दे सकता था और लक्ष्य के कई सवालों के जवाब उसे अनिका से मिलने वाले थे। स्वयं लक्ष्य के लिए भी यह जानना जरूरी था कि उस स्टैच्यू और लैपटॉप में क्या क्या इंफॉर्मेशन थी। हालांकि ज्यादातर चीजें लक्ष्य जानता था, लेकिन फिर भी वह दोनों लक्ष्य के लिए जरूरी थे। लक्ष्य यह बात जानता था कि अनिका खुद अपने आप में एक रहस्य थी, उसके बारे में सब कुछ जानना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी लक्ष्य ने उसे लड़ते हुए देखा था। अब एक नया सवाल यह भी था कि क्या वह अनिका के बारे में कुछ भी जानता था अथवा उसके बारे में कुछ जानना चाहता था, या फिर लक्ष्य का लक्ष्य कुछ और ही था। इधर जब तक इस घटना को कई घंटे बीत चुके थे, लक्ष्य के पास पार्टी हाउस की दुर्घटना की खबर आ चुकी थी। अब वह वक्त आ चुका था जब उसे अपने सामाजिक कार्य पूरा करते हुए दिखाई देना था। इसके अलावा बड़ी ही समझदारी के साथ इस विषय को लोकल पुलिस के हाथों से निकालना था। सबसे पहले वह यह खबर अपनी माँ को देता है। वह दुख से भर उठती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, इसलिए सबसे पहले वह अपनी माँ को संभालता है। लेकिन अभी भी उसके माँ को यह उम्मीद थी कि क्या पता आनंद सही सलामत हो, यह नुकसान सिर्फ हाउस को ही हुआ हो, वहाँ रहने वाले अन्य लोग और कार्यकर्ता भी सुरक्षित हो। अतः अंततः वह अपनी सिक्योरिटी के साथ पार्टी हाउस के स्थान पर पहुँच जाता है। सन्याल परिवार के प्रियजन और संबंधी भी अपनी अपनी चिंता को व्यक्त करने के लिए सीधा घटना स्थल पर पहुंच रहे थे। इसके अतिरिक्त इन सभी से पहले वह वहां पहुंच चुकी थी, जो थी मीडिया। यह दुर्घटना न सिर्फ आज की सबसे बड़ी खबर थी बल्कि एक रहस्य भी थी। वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस। बच्चों के चले जाने के बाद आयशा मारवा भी अनिका से मिलने के बाद वहां से वापस चली जाती हैं। अब अनिका के पास रोहित से बात करने का मौका था। वह रोहित से कहती है, मुझे अभी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। रोहित अपने गर्दन हिलाकर हाँ करता है और उसके साथ अपने बेडरूम में चला जाता है। वहां पहुंचने के बाद अनिका अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और थोड़ा परेशान होते हुए रोहित से कहती है, तुमने बच्चों को क्यों जाने दिया? यह सुनकर रोहित के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है और वह कहता है, अनिका मुझे माफ कर दो, वह मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि बच्चों ने मेरी एक नहीं सुनी। इससे पहले कि रोहित इस बारे में आगे कुछ कहता, उससे पहले ही अनिका चिंता जताते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें जाना चाहिए था, मैं उन्हें रोकना चाहती थी। फिर अपनी विवशता दिखाते हुए कहती है, लेकिन सिर्फ यह सोचकर नहीं रोका कि जाने से पहले एक बार वह अपने फ्रेंड्स को मिलना चाहते होंगे, वे उन्हें भी मिस करेंगे, इसलिए मैंने उन्हें जाने दिया। अब फिर से रोहित कुछ बोलने की कोशिश करता है, मुझे भी कुछ कहने का मौका दो, लेकिन अनिका फिर से उसकी बात को काट देती है और कहती है, हाँ मुझे मालूम है तुमने भी उन्हें इसीलिए जाने दिया होगा। रोहित ने अनिका को इस तरह लगातार एक के बाद एक प्रश्न और उत्तर खुद से ही करते हुए नहीं देखा था। अब रोहित अनिका को रोकने की कोशिश करता है और अपनी बात कहने की कोशिश करता है, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है, तुम एक बार मेरी पहली बात सुन लो, उसके बाद तुम्हारी परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन रोहित की बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अनिका एक बार फिर से कहती है, देखो तुम नहीं जानते कि कल रात क्या हुआ है।
इस वक्त इस तरह बच्चों का बाहर जाना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हें उनकी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। अनिका के इस रफ्तार को देखकर अंततः रोहित उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है और उसे अपने दूसरे हाथ की मदद से बिस्तर पर बिठा देता है और फिर बड़े ही प्यार से कहता है, शांत हो जाओ अनिका, सब ठीक है, उन्हें कुछ नहीं होगा। मुझे मालूम है कि तुम इतना परेशान क्यों हो। फिर 1 सेकंड का गैप लेकर आगे कहता है, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसा कहकर रोहित टीवी ऑन कर देता है। अब अनिका देखती है कि हर न्यूज चैनल पर वही खबर थी जो अनिका रोहित को बताना चाहती थी। एक चैनल पर एंकर कहता है, यह देश की बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है, लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा विस्फोट किस प्रकार हुआ? क्या विस्फोटक सामग्री यहाँ पहले से ही मौजूद थी या किसी की सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है? अनिका चैनल बदल देती है और तभी दूसरे न्यूज चैनल पर खबर सुनाई देती है। युवा नेता आनंद सन्याल की मृत्यु आज एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन देश की जनता जानना चाहती है कि यह काली होती हुई राजनीति का ही कमाल है अथवा किसी बाहरी आतंकवादी समूह द्वारा की गई कोई गतिविधि है। अनिका एक बार फिर से चैनल बदलती है तो सामने से प्रस्तुत की जा रही थी खबर यह थी, आनंद सन्याल के भाई लक्ष्य सन्याल ने इस घटना के जड़ों तक पहुंचने के लिए सिफारिश की है कि इस मामले को आर्मी को हैंड ओवर कर दिया जाए। उनका कहना है कि उन्हें देश की पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। तभी मीडिया में लक्ष्य सन्याल का बयान सुनाई देता है, यह सिर्फ मेरे भाई की मृत्यु का प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न उन सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के परिवारों का भी है जिनके प्रियजन इस दुर्घटना में सभी को छोड़कर चले गए हैं। अगर राजनीतिक पार्टियों के साथ यही सब होता रहा तो लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि ऐसी कोई भी बड़ी घटना पुलिस की जानकारी के बिना घट सकती है। इस वक्त मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं, इसलिए मैं प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने इस अहम का विषय ना समझे और इसकी छानबीन का उत्तरदायित्व तो आर्मी को हैंड ओवर कर दे। आर्मी की जो भी रिपोर्ट होगी मुझे वह स्वीकार होगी। जहां लक्ष्य का बयान इन्हीं पंक्तियों के साथ समाप्त हो जाता है, वहीं अनिका को पुलिस की एक झलक के साथ अर्जुन सिंह का चेहरा दिखाई देता है। उसे देखकर अनिका थोड़ी हैरान होती है और बाकी सब बातों को छोड़कर रोहित से कहती है, मुझे लगा कि भूमिका अभी जागी नहीं होगी, लेकिन यह लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? रोहित अनिका की बात का जवाब देता है, इतनी बड़ी घटना होने पर स्पेशल पुलिस फोर्स वहाँ नहीं होगी तो और कौन होगा? यह उनकी ड्यूटी है और तुम जानती ही हो अपनी ड्यूटी को लेकर वह कितनी पंक्चुअल है। लेकिन फिलहाल तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह कहीं नहीं गई है। शायद उसे इसकी सूचना नहीं मिल पाई। वहाँ सिर्फ उसके साथी और डिपार्टमेंट के दूसरे सभी लोग हैं। वह अभी भी अपने कमरे में सो रही होगी।